हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं नेपाल के हाल ही में घटे एक ऐसी घटना के बारे में जिसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिख चुका है। जहां पर लोगों ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर नेताओं को देश से भगा दिया, किसी को कुत्ते की तरह पीटा और किसी को ऊपर वाले के हवाले कर दिया। कहते हैं ना, गलत जितना भी पड़े हो लेकिन सच्चाई के सामने हमेशा हर चीज हार जाएगी। 30 साल तक लोग लूटते रहे, अब जाकर उन्होंने सत्ता पलट कर रख दी। गांधी जी कहते हैं, एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल आगे बढ़ाओ, लेकिन नेपाल के लोग पहला थप्पड़ भी नहीं खाना चाहते। नेपाल एक ऐसा देश है जो किसी का भी गुलाम नहीं रहा। इसलिए जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचेगा तो लोग क्या कर सकते हैं, यह नेपाल की इस घटना से साफ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए, आज हम नेपाल के हाल ही में घटे इस घटना की पूरी तरह तक जांच करेंगे और क्या क्या हुआ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेपाल में 27 अगस्त 2025 को सूचना और संचार औद्योगिक मंत्री पृथ्वी सुबा गुरु ने एक ऐतिहासिक और विवादित घोषणा की, जिसमें पूरे देश की डिजिटल दुनिया को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने कहा, लगभग 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 7 दिनों के भीतर नेपाल सरकार में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इन 26 प्लेटफॉर्म में मुख्य रूप से फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और एक्स, पहले ट्विटर नाम से जाना जाता था, ये शामिल थे। सरकार ने इसे लागू करने का औचित्य बताते हुए कहा, देश में साइबर क्राइम और डिजिटल अनुचित गतिविधियां बढ़ रही है, इसलिए यह कार्रवाई जरूरी थी। लेकिन जनता और स्वतंत्र मीडिया का मानना है कि यह केवल एक बहाना था ताकि सरकार अपने बच्चों को महंगे जीवन शैली और दिखावटी खर्चों, जैसे विदेश में लाखों की गाड़ियां, करोड़ों के बैग और विदेशी खर्च शामिल था, कुछ छुपा सके और किसी भी विरोधी एवं गलत पोस्ट को तुरंत हटा सके और खुद नियंत्रित कर सके। जनता ने यह भी महसूस किया कि इन प्लेटफॉर्म का पहले से ही पंजीकरण हुआ था और ये प्लेटफॉर्म विदेशों से टैक्स भी जमा कर रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर प्लेटफॉर्म पहले से पंजीकृत है और टैक्स दे रहे थे तो फिर सरकार क्यों अचानक उन्हें बंद कर रही। जनता को यह बात समझ में नहीं आई और उन्हें लगा कि उनका जीवन पूरी तरह बाधित होने वाला है। पृथ्वी ने बताया कि पहले भी 2 बार रजिस्ट्रेशन के लिए अनुरोध किया गया था, लेकिन सोशल मीडिया कंपनियों ने नजरअंदाज किया। अब तीसरी बार रजिस्ट्रेशन के लिए चेतावनी दी गई और स्पष्ट रूप से कहा गया कि इस बार भी सभी प्लेटफॉर्म ने पंजीकरण नहीं कराया तो सरकार पूरी तरह से जनता को प्रभावित करेगी और सोशल मीडिया तक उनकी पहुंच को पूरी तरह रोक देगी। जनता के मन में डर था और चिंता और बढ़ गई। जनता में चिंता फैल गई। छोटे व्यापारी जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन करते थे, वे सोचने लगे कि उनका व्यवसाय प्रभावित होगा। व्हाट्सएप पर सामान साझा करने और सप्लाई चेन बनाए रखने वाले लोग चुनाव में आ गए। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर कर पैसे कमाने वाले क्रिएटर्स भी भयभीत हो गए। जनता ने महसूस किया कि सरकार के बच्चे विदेशों में लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, जबकि नेपाल में सामान्य लोग रोज एक वक्त की रोटी के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं। यही चीज जनता के गुस्से और नाराजगी का केंद्र बन गई। जनता का मानना था कि सरकार ने यह पंजीकरण आदेश इसलिए लगाया ताकि उनकी विलासिता और निजी पोस्ट का पूरा नियंत्रण रखा जा सके और जो भी उनके खिलाफ बोले उन्हें तुरंत हटा सके। 7 दिनों का समय समाप्त होने तक जनता लगातार चिंता में थी। बुजुर्ग माता पिता अपने विदेशों में रहने वाले बच्चों से वीडियो कॉल नहीं कर पा रहे थे। पत्नी और पति से संपर्क नहीं कर पा रही थी। गांव और शहरों में लोग यह सोचने लगे कि अब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। डिजिटल संपर्क के बिना व्यवसाय, पढ़ाई, सामाजिक संपर्क में रुकावटें आने लगी। लोग वीपीएन और डीएनएस का इस्तेमाल करके प्लेटफॉर्म को चलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन अधिकांश के लिए यह असफल रहा। इस बीच यह भी देखा गया कि पहले से पंजीकृत 5 प्लेटफॉर्म, जिसमें टिकटॉक, फाइबर और 2 अन्य एप्लीकेशन शामिल थे, इस बंद से प्रभावित नहीं हुए और काम कर रहे थे। लेकिन यह छोटे स्तर पर थोड़ी राहत थी, लेकिन अधिकांश जनता के लिए कोई विकल्प नहीं था। यही सोशल मीडिया सच में बंद रहता तो जनता के पास केवल 2 विकल्प बचे होते, या तो कड़ी मेहनत करके जीवन यापन करना या विदेश जाकर कमाई करना, क्योंकि सरकार जनता को कोई ऐसी सुविधा नहीं दे रही थी जिससे लोग अपने घर और जीवन को सहज तरीके से चला सके। जनता को यह महसूस हुआ कि सामान्य लोग जानवर की तरह जी रहे हैं, जबकि सरकार अपने बच्चों पर लाखों करोड़ों खर्च कर रही है। 4 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद हुए, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जनता ने महसूस किया कि यह केवल तकनीकी बाधिश नहीं है, बल्कि सरकार का पूरा नियंत्रण और निगरानी की रणनीति थी। जनता अब समझने लगी कि यह पंजीकरण केवल इसलिए जरूरी था ताकि सरकार के हाथों में शक्ति हो कि वह जनता की निजी जिंदगी और सोशल मीडिया गतिविधियों को पूरी तरह नियंत्रित कर सके और किसी भी पोस्ट या वीडियो को तुरंत हटा सके। नेपाल की जनता 4 सितंबर 2025 तक मानसिक तनाव, चिंता और भय में। लोग ये समझने लगे कि सरकार ने उनके अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और डिजिटल आज़ादी पर पूरा नियंत्रण ले लिया है और अब उनका जीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। नेपाल इस तरह का खतरनाक मोड़ लेने वाला था जो इतिहास में पहले कभी दर्ज नहीं हुआ था। 4 सितंबर 2025 को जब सरकार ने पूरे देश में अपंजीकृत सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म को पूरी तरह बंद कर दिया तो शुरुआत में माहौल शांत था, लेकिन युवाओं का खून भीतर ही भीतर उबल रहा था। इंटरनेट पर पले बड़े इसके लिए सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि उनकी आवाज़, पहचान और स्वतंत्रता का माध्यम था। 4 से 6 सितंबर तक जनता लगातार सरकार से सवाल उठा रही थी, लोग गुस्से में थे और कई बार विनती कर रहे थे कि सोशल मीडिया को बंद न किया जाए। टिकटॉक के माध्यम से लाखों लोग सरकार के ध्यान में अपनी बात ला रहे थे, और जिनके फ़ोनों में भी अभी फेसबुक और यूट्यूब चल रहे थे, उन्होंने अपने अपने अनुरोध साझा किए। लेकिन जिनके फ़ोन में सोशल मीडिया पूरी तरह बंद था, उनके पास केवल देखा सुना प्रतिक्रिया देने का साधन ही नहीं बचा था। 7 सितंबर 2025 की शाम 3:28 पर काठमांडू के मेयर बालन शाह ने अपने फेसबुक पेज पर एक ऐतिहासिक पोस्ट कर दी। उन्होंने लिखा कि यह आंदोलन केवल चैन का है, जिसका मतलब 13 साल से लेकर 28 साल तक के युवा है, जो सोशल मीडिया के युग मेहनती बड़ी है, और अब अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का समय आ चुका है। यह पोस्ट कुछ ही घंटों में 3 लाख से अधिक लोगों ने देखी और देश भर के युवा आंदोलन के लिए तैयार हो गए। 8 सितंबर 2025 को सुबह सुबह सड़कें धीरे धीरे लोगों से भरने लगी। काठमांडू, पोखरा, विराटनगर और फुटबॉल सहित देश के बड़े जिलों में लाखों लोग एक एक करके जमा होने लगे। कुछ छात्र अपनी पहली क्लास खत्म करके आए, कुछ बिना स्कूल या कॉलेज गए सीधा आंदोलन में शामिल हुए। टिकटॉक और अन्य सोशल मीडिया पर लोग सरकार से बार बार अनुरोध कर रहे थे कि सोशल मीडिया बंद न किया जाए। जिनके फ़ोन में अभी भी फेसबुक और यूट्यूब चल रहे थे, उन्होंने अपने सुझाव और साझा किए। आंदोलन शुरू में हंसते मुस्कुराते माहौल में दिखाई दे रहा था। लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, टिकटॉक और वीडियो बना रहे थे, पत्रकार उनसे बात कर रहे थे, लेकिन घड़ी दर घड़ी गुस्सा बढ़ता जा रहा था। सड़कों पर हजारों की संख्या में युवा इकट्ठे हुए, हाथों में झंडे और नारे के साथ। शुरुआत में आंदोलन केवल शब्दों और पोस्ट के माध्यम से शांतिपूर्ण दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे लोग केंद्रों और सरकारी भवनों के पास पहुंचे तो स्थिति खतरनाक रूप होने लगी। युवाओं ने नेशनल और लोकल सरकारी भवनों के आगे तोड़फोड़ शुरू कर दी, गेट्स तोड़ दिए, पत्थरों से पुलिस पर हमला किया। पुलिस ने 100 से 200 कर्मियों के साथ भवनों की सुरक्षा करनी शुरू की, लेकिन जैन जेड का गुस्सा तेज था। कई जगह पुलिस डर गई और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। हालात तब और गंभीर हो गए जब पुलिस ने झावेरी जाल के नेतृत्व में ऊपर से आदेश पाकर कुछ जगहों पर गोली चलाना शुरू किया, परंतु पूरे देश में यह आंदोलन लगभग में 19 युवा मारे गए। 3 पुलिसकर्मी भी गोलाबारी में घायल होकर मारे गए। इस दिन पूरे नेपाल के बड़े शहरों में यही दृश्य दिखाई दिया। युवाओं का रक्त इतना गर्म था कि लगता था कि लोहे को पिघला सकता है। युवाओं हर जगह तोड़फोड़ कर रहे थे, पत्थरों से पुलिस को मार रहे थे, गेट सुखा रहे थे और आंदोलन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। रात तक आंदोलन शांति की ओर नहीं गया, बल्कि युवाओं का गुस्सा और भी बढ़ता रहा। आंदोलन ने खतरनाक मोड़ ले लिया था, लेकिन जैन जी ने अपनी आवाज़ के लिए पीछे नहीं हटने का फैसला किया। यह दिन नेपाल के इतिहास में सबसे खतरनाक और निर्णायक दिन के रूप में दर्ज हुआ, जिसने आंदोलन को और तेजी दी। इस दिन की शुरुआत शांतिपूर्ण थी, लेकिन समय के साथ खतरनाक और हिंसक रूप में बदल गई। साथ आए दोस्त अपनी आंखों के सामने अपने ही साथी को मरता हुआ देखकर सभी यंग लड़के और लड़कियां अब समझ चुके थे कि यह बात सोशल मीडिया बंद होने तक सीमित नहीं रही। नेपाल में सरकार ने भ्रष्टाचार और जनता की अनदेखी करते हुए पहले से ही जनता का शोषण कर रही थी और किसी भी तरह से सुविधा नहीं मिल रही थी। लोग खुश नहीं थे। अब सभी ने ये महसूस किया, उनके सामने उनका दोस्त मारा गया। जेड का संदेश साफ था, खुलकर बदला लेना होगा, खून ही होना चाहिए। अपने ही दोस्त को एक एक करके मरता हुआ देखकर सभी का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट रहा था। अपनों के बीच में उन्हें शॉट मारकर एक एक करके गिराया जा रहा था। यह दृश्य हर किसी के दिल में आग भर रहा था। यह तो सिर्फ शुरुआत थी, अगला दिन और भी भयानक होने वाला था। यह 2 दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होने वाले थे। अगले दिन 9 सितंबर 2025 सूरज निकलने से पहले ही हर गली में हजारों लोग एक एक करके इकट्ठा होने लगे। नेपाल के हर जिले और शहरों में लाखों की तादाद में जनता सरकार के खिलाफ गुस्सा और नफरत से नारे लगा रही थी। यह दिन 8 सितंबर से भी खतरनाक रूप ले चुका था। हर किसी के मन में गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। हर जैन जी का इरादा था कि सरकार की हर चीज को मिटाया जाए। हर जगह के सरकारी कार्यालयों के बाहर भारी संख्या में पुलिस तैनात थी, लेकिन जनता आगे बढ़ रही थी। उनके हाथों में पेट्रोल लाइटर था और वे सरकारी चीजों को चलाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। 8 सितंबर को मारे गए लोगों के खून का बदला लेने की आग हर किसी के मन में थी। आसपास के हर घर के शीशे टूटे हुए थे, हर चीज उखाड़ दी गई थी। सरकारी भवनों के बड़े बड़े गेट तोड़ दिए गए थे। हर जिले में एक साथ ये सब
हो रहा था। जनता ने सरकारी कमांडो के सबसे बड़े संसद भवन के आगे गेट तोड़कर अंदर घुसना शुरू किया। संसद भवन को पूरी तरह से तोड़-फोड़ कर आग के हवाले किया गया। दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे कोई हॉलीवुड फिल्म का दृश्य हो। साथ ही सिंह दरबार के अंदर रखी सरकारी फाइलों को बाहर निकालकर आग लगा दी गई। जनता का गुस्सा इतना था कि हर जिले के सरकारी भवनों में आग फैल गई। सरकारी वाहन और कार्यालयों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। कहीं-कहीं फाइलों को बाहर निकालकर खुले में जला दिया गया। पुलिसकर्मी बुरी तरह से पीछे हट गए। जिन्होंने 8 सितंबर को उज्जैन क्षेत्र को मारा था, उन्होंने जनता से बुरी तरह पीटा। गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि सभी नेताओं के घर आग के हवाले कर दिए गए। शेर बहादुर, देवा पुष्पा, कमल दहल और केपी ओली सभी नेताओं के घर जलाए गए। शेर बहादुर देवा के घर में लाखों और करोड़ों रुपए भी आग में जला दिए गए। आसमान में पैसा उड़ते देख ऐसा लग रहा था जैसे किसी साउथ मूवी का दृश्य। हर नेता को दौड़ा कर सूअर की तरह पीटा गया। जो नेताओं से मिला उसे नदी में दौड़ाकर मारा गया। किसी को छोड़ दिया गया। शेर बहादुर देवा और उनकी पत्नी को घर के अंदर घुसकर कुत्ते की तरह पीटा गया। नेपाल के मुख्य राष्ट्रपति केपी ओली को सेना के हेलीकॉप्टर से वहां से भगा दिया गया। अभी तक उनका कोई पता नहीं था। सेना के प्रमुख अशोक राज सिंह तेल ने जनता को गोली मारने से मना किया और जनता के साथ मिलकर भ्रष्ट नेताओं को हटाने में शामिल हुए। 9 सितंबर को हर जगह आग और विनाश फैल गया। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे भाती, नीके सुपरमार्केट भी जलाए गए। पोखरा, काठमांडू, चितवन में स्थित सुपरमार्केट जलकर खाक हो गए। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। जनता ने जेल से सभी कैदियों को बाहर निकाल दिया। जिनके ऊपर बड़े बड़े अपराधों के केस थे और वे अपनी सजा काट रहे थे, उन्हें आजाद किया गया। जनता के लिए यह दिन सपनों से भरा हुआ था। इस बीच चने को जेल से बाहर निकालकर जनता ने उनका समर्थन किया ताकि वे अगले राष्ट्रपति बन सके। यही कारण था कि बाकी कैदियों को भी जेल से बाहर निकाला गया। जनता ने पुलिस के हथियार और अस्त्र शस्त्र लूट कर अपने नियंत्रण में ले लिया। दिन के घटनाक्रम के अंत तक जनता ने पूरी तरह सरकार के खिलाफ अपनी ताकत दिखाई और सभी भ्रष्ट नेताओं और संस्थाओं को निशाना बनाया गया। जैसे ही अंधेरा नेपाल पर छा गया, दिन भर की आग विनाश की घटनाएं खत्म हुई। कुछ अपराधी और असभ्य तत्व रात के अंधेरे का फायदा उठाने लगे। जिन्होंने दिन में हथियार और पुलिस के गन लूटे थे, वे अब आपसी समझौते से बड़े बड़े दुकानों, बाजारों, घरों में घुसकर चोरी और डकैती करने लगे। दिन में जो लोग आंदोलन में शामिल हुए थे, वे भी कुछ निजी उद्देश्यों के लिए इस रात का फायदा उठा रहे थे। कई परिवार अपने बेटे बेटी और पति पत्नियों के साथ दुकान में घुसकर सामान उठाने लगे। कोई अपने पिता के साथ बाइक पर बैठकर दुकान से सामान ले जाकर घर ले जा रहा था। कोई अपनी बेटी और बेटे के साथ मिलकर बड़े बड़े सुपरमार्केट और स्थानीय दुकानों का सामान एक एक करके घर ले जा रहे थे। जहां कुछ लोग कह रहे थे कि हमने सिर्फ इस आंदोलन के लिए किया, व्यक्तिगत सामान मत ले जाओ, लेकिन ज्यादातर ने नहीं सुना और अपने हिसाब से लूट खसोट जारी रखी। सड़कों पर, गलियों में और बाजारों में अफरा तफरी मची हुई थी। चिल्लाने, धक्का मुक्की और हड़बड़ी में लोग सामान लेकर भाग रहे थे। जो हथियार दिन में लूटे गए थे, उनका इस्तेमाल कईयों ने डराने, धमकाने और अपनी सुरक्षा के लिए किया। चोरी और डकैती का दायरा बढ़ते हुए पूरे शहर में फैल गया और रात के अंधेरे में हर जगह आग और शोर का माहौल बन गया। जेल से निकाले गए कैदी भी इस अराजकता में शामिल हो गए। वे दिन की घटनाओं से प्रेरित होकर रात भर अपराध करते रहे। घरों, दुकानों, बाजारों और सरकारी कार्यालयों में लूट और तोड़फोड़ की घटनाएं लगातार होती रही। बाइक चोरी, नकदी और मूल्यवान वस्तुओं की चोरी और स्थानीय दुकानों पर हमला, ये सब इस रात में हुआ। फिर जैसे ही रात खत्म होने लगी, सूरज की पहली किरण ने नेपाल को रोशन किया। अगले दिन की नई शुरुआत हुई। दिन भर की आग और अराजकता के बाद सभी ने अपने जिलों की सफाई शुरू की। लोग एक एक करके अपने इलाके में पड़ी हुई वस्तुएं, टूटे हुए सामान और मलबा हटाने लगे। बड़ी दुकानों और सुपरमार्केट से उठाए गए सामानों को वापस नहीं किया जा सका, लेकिन जो संभव था वह साफ किया गया। लेकिन उनमें से कुछ जगहों पर लोगों ने घर घर जाकर लूटा हुआ सामान फिर से एक जगह जमा किया ताकि बाद में उनके असली मालिकों को लुटाया जा सके। लेकिन ज्यादातर सामान हमेशा के लिए लूट कर ले जाया गया। लगभग कुछ ही घंटों में यहाँ 2 दिन पहले तोड़फोड़ और आग लगी थी, वहीं सब कुछ पहले जैसा दिखाई देने लगा। घरों की सड़कें, सरकारी कार्यालयों के बाहर की जगह और सार्वजनिक क्षेत्र फिर से सामान्य रूप में आने लगे। फिर भी 2 दिन के अराजक और हिंसक दृश्यों से लोगों की यादों में ताजा थे। बड़े बड़े भवन, सरकारी कार्यालयों की तोड़फोड़ ने सबको डराया और याद दिलाया कि 2 दिन पहले क्या हुआ था। इस प्रक्रिया में लोग खुद को थका हुआ और निराश महसूस कर रहे थे। जो भी बड़ी वस्तुएं और भवन नष्ट हुए थे, उनकी यादें अब भी ताजा थी, लेकिन सफाई हो गई थी। लेकिन 2 दिन की हिंसा और अराजकता का अनुभव हर किसी के मन में गहरा असर छोड़ गया। इसी तरह रात की चोरी, डकैती और अगले दिन की सफाई ने नेपाल के उस द्वार को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। अंधेरा और आग के बीच की यह कहानी यह दर्शाती है कि अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए कदम कभी कभी नियंत्रण से बाहर भी जाते और उसका असर लंबे समय तक लोगों की यादों में रह सकता है। इस तरह नेपाल ने इस घटना में भ्रष्टाचार ही नहीं, नेताओं को मिटाकर एक नया नेपाल बनाने की शुरुआत की, जो एक सही कदम था। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में
आपको पूरी जानकारी जानने को मिली है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे लगता है कि इस विषय पर अगला वीडियो भी बन सकता है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगला वीडियो भी आपको तुरंत देखने को मिले। तो चलिए हम लोग अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।